घंटों बाद आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो सामाजिक विज्ञान के पेपर स्टार्ट होने से पहले आज की इस वीडियो पर प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी का 24 क्लासेस में। मेरा नाम है हितेश और देखिए जितने भी स्टूडेंट्स भाई 20 फरवरी को अपना 20 फरवरी को सोशल साइंस का पेपर देने जा रहे हैं ये वीडियो। तो हेलो एवरीवन दिस इज हितेश भैया। तो जैसा कि आप सभी जानते हो भाई कुछ ही घंटों बाद में आपका सोशल साइंस का पेपर होने वाला है और सोशल साइंस के पेपर में मैं आपको बहुत चीज़ें करा चुका हूं और लगभग मैंने सारी चीज़ें आपकी करा भी दी हैं। तो जो लोग नए आए हैं भाई और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या फिर आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सोशल साइंस से रिलेटेड मुझे नहीं लगता आप कोई डाउट आपको रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सोशल साइंस के पेपर के जरिए मैं आपको A to Z सब कुछ जानकारी भी दे दूंगा और साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस अगर आप देख करके जाते हो तो कुछ ही घंटों में जो आपका सोशल साइंस का पेपर होने वाला है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। तो एक एक करके क्वेश्चंस को आपको नोट करना है और नोट नहीं करना है, बस ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन मुझको आ रहा है और उसका आंसर आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर मैं पेपर की बात करता हूँ, सभी लोगों को पता होगा भाई 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न और 50 नंबर के वर्णनात्मक क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं। ये बेसिक जानकारी है, सभी को पता होगी। और 23 नंबर जो होता है भाई सभी को लाना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आप 23 नंबर से नीचे लाते हो ना तो आप फेल हो जाओगे। तो 23 नंबर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो पेपर में देखिए 70 नंबर में किस तरीके से आप 60 नंबर तक स्कोर करके आने वाले हो उसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए पेपर में आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आने वाले हैं। सबसे पहले पेपर में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये आपके टोटल 20 पूछे जाएंगे जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वह 20 क्वेश्चंस हैं जो आपको आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन दिखाऊंगा और आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर कमेंट वगैरह भी करते रहना है। तो सबसे पहले अगर मैं अपने पहले क्वेश्चंस की बात करता हूं तो पहला प्रश्न हमारा दे रखा है भाई कि जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। तो अगर हम बात करते हैं भाई जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताइएगा क्या होगा भाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा बताइएगा। बहुत बार मैंने ये क्वेश्चंस आपको कराया है। तो जर्मनी के एकीकरण में भाई महत्वपूर्ण भूमिका ऑटो वॉन बिस्मार्क की थी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसको भी आता था भाई कमेंट करके जरूर से बताइएगा और इसके बाद मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कराता हूं। तो यहां से अगर हम बात करते हैं भाई दूसरे अपने क्वेश्चंस की, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। ठीक है, सन 1789 ईस्वी की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना है कि उस समय फ्रांस जो था भाई सन 1789 के हेरफेर में वह किस प्रकार का राज्य था। ठीक है, तो असीमित राजतंत्र ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वियना की संधि कब हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी का, इसको आप ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो वियना की संधि कब हुई थी भाई, तो वियना की संधि जो हुई थी वर्ष 1815 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर 4 को आप सभी लोग सही कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको हम IMF बोलते हैं, है ना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी। आपको यह बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। बाकी जितने भी आपके क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना हुई थी ये वर्ष किस वर्ष में हुई थी। ठीक है, तो वर्ष 1944 में हम बिल्कुल सही कर लेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चंस की कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। जो आर्थिक महामंदी आई थी पूरे विश्व में आई थी भाई, सभी लोगों को पता होगा। तो इसका प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था, तो वर्ष 1929 में इसका प्रारंभ हुआ था। तो 1929 यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहां से अगर हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको यह बताना है कि संभावित संसाधन आपका कौन सा है। और जितने लोग हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हैं भाई, जितने लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं, आंसर को आप जरूर से बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपको यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से संभावित संसाधन की अगर हम बात करते हैं तो भैया पवन ऊर्जा आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी पवन ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है।
तो सीढ़ीदार खेती कहाँ पर की जाती है भाई? जो क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जैसे कि आपका उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में क्या होता है भाई? सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक है। लेटराइट मिट्टी, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी जो होती है भाई, सभी लोगों को पता होगा कि ये हमारी हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 2 को सही कर लेंगे। हिमाचल प्रदेश में हमारी क्या होती है भाई? लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 तक की जितने लोगों को क्वेश्चंस आते हैं भाई, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ठीक है। फिलहाल इसके बाद देखिए यहाँ पर, और जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं ना, आप सभी लोगों के लिए भाई एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सरप्राइज है। ऐसा सरप्राइज आप सभी के लिए है कि आपके जितने भी आगे आने वाले पेपर हैं उन सभी में आपको 90+ मैं दिला सकता हूं, अगर आपने उस सरप्राइज को फॉलो किया तो। देखो यार, आप सभी को मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि चलो आपका 18 फरवरी का पेपर हिंदी जैसा हुआ वैसा होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको सामाजिक विज्ञान के भी पेपर के ज़्यादा समय आपको नहीं रहेगा, कुछ ही घंटों में आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। लेकिन आप एक चीज जान सकते हो कि आपका इंग्लिश का पेपर, मैथ का पेपर और साइंस का पेपर बचा हुआ है। अगर आप ये 3 पेपर में बेस्ट स्कोर करना चाहते हो मेरे प्यारे साथी, तो अभी मैं आपको सरप्राइज बताऊंगा। इस सरप्राइज को आप फॉलो करना, डेफिनेटली यू विल अचीव 90+ बिलो मार्क्स, मतलब 90 के आसपास नंबर आप ला सकते हो। और बिल्कुल डेफिनेटली आप ला सकते हो, ये मत सोचना मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं की है और मेरी तैयारी ही नहीं है तो मैं कैसे ले आऊँगा। देखो अभी आपको मैं तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, सरप्राइज सुनोगे, मज़ा आ जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत बेहतर स्कोर करके आने वाले हो। ठीक है, फिलहाल आगे हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरा कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको आ रहे हैं। तो रेशेदार फसल का नाम आपको बताना है। यहाँ पर रेशेदार फसल हमारी हो जाएगी जूट। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? तो सबसे ज्यादा जिस राज्य में बॉक्साइट जो होती है या फिर निकलती है वह कौन सा राज्य है? ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा राज्य हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? तो धर्म और जाति के आधार पर, ठीक है, तो धर्म और जाति के आधार पर किस देश का विभाजन हुआ था? ठीक है, तो यहां पर बताना किस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ था। तो युगोस्लाविया आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का तीसरा वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाएगा कि संविधान की जो 8वीं सूची थी इसमें टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। कितनी भाषाओं को भाई? टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। भारत में जो पंचायती राज की स्थापना हुई थी, बताइएगा कब हुई थी? देखो आप सभी को यदि नहीं पता है क्वेश्चंस के आंसर, तो डेफिनेटली यार आप तैयार जरूर से कर लीजिएगा यहाँ पर देख करके सारे क्वेश्चंस को, और अगर आपको आते हैं तो आप आंसर जरूर से बताइएगा। तो भारत में जो पंचायती राज की स्थापना हुई थी वर्ष 1992 यानी 1992 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1992 ईस्वी में हुई थी। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो इन 4 में से संघात्मक शासन व्यवस्था कौन सी नहीं है? शक्तियों का वितरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, सर्वोच्च न्यायपालिका या फिर कठोर संविधान। तो यहां से अगर हम बात करते हैं शक्तियों का केंद्रीकरण, ये आपकी विशेषता नहीं है। शक्तियों का केंद्रीकरण जो है ये एक संघात्मक शासन की विशेषता जो है प्यारे साथी, ये आपकी विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कंप्लीट करिएगा। आंसर जिनको आते हैं वो बताने का प्रयास जरूर से कीजिएगा ताकि आपको भी थोड़ा सा मोटिवेशन आए, थोड़ा सा उत्साह आपके अंदर आए कि नहीं मुझे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं आते तो डरने वाली बात नहीं, आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 15, 16, 17, 18 और 19 नंबर क्वेश्चंस की, तो भाई 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। तो जो शिशु मृत्यु अनुपात होता है वो किन के मध्य में निकाला जाता है? तो भाई वो 1000 जीवित बच्चों के मध्य में निकाला जाता है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा देश है, ठीक है, जिसको छोड़ करके अगर हम बात करते हैं तो तानाशाही को लोकतंत्र में प्राथमिकता दी जाती है? ठीक है, तो वह देश हमारा कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं भाई, तो पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं लोकतंत्र को छोड़ करके
तानाशाही पर यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिकता दी जाती किसको? तानाशाही को। और अगर हम देशों की बात करते हैं तो वहाँ पर लोकतंत्र को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है, पर पाकिस्तान में तानाशाही को, इस बात को याद रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? तो भारत जो होता है प्रमुख रूप से भाई जो आयात करता है, मतलब भारत में जो अधिकतर जो चीज़ आती है वह क्या है? कच्चा पेट्रोलियम। आयात करता है मतलब आने वाली चीज़, तो कच्चा पेट्रोलियम। निर्यात मतलब जाने वाली चीज़। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कृषि एवं सहायक क्षेत्र किसे कहते हैं? देखो ये क्वेश्चंस मैंने बहुत बार कराया और मैं बार बार आपसे कहता भी हूं कि भाई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो कृषि और सहायक क्षेत्र अगर हम बात करते हैं किसको कहते हैं, तो कृषि और सहायक क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो प्रारंभिक क्षेत्र के अंतर्गत ये दोनों आते हैं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं? तो यहाँ से 85% लोग जो हैं भारत में अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना का जो अधिकार अधिनियम है ये कब लागू किया गया था? तो सूचना का जो अधिकार अधिनियम है प्यारे साथी ये आपका वर्ष 2005 में लागू किया गया था, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपका तीसरा वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैंने डिस्कस किए, उम्मीद है आप सभी लोगों को ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो डेफिनेटली तैयार कर लो, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर बता ही दिया है ना। अब चलिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में मैं बताने वाला था, सरप्राइज़। देखिए अगर आप सरप्राइज़ फॉलो करते हो प्यारे साथी तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो भाई हिंदी का पेपर निकल चुका और सोशल साइंस का भी पेपर लगभग आपका निकल चुका है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश का, मैथ का और साइंस का पेपर अभी आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो इंग्लिश, मैथ, साइंस की अगर हम बात करते हैं भाई तो इनमें आप बेस्ट स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अभी आपके पास समय है और अगर आपके पास समय है तो भाई डेफिनेटली आप ला सकते हो। देखो आपको क्या करना है, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक सरप्राइज प्लान किया था। मैंने न्यू ईयर के समय में ये सरप्राइज प्लान किया था भाई कि जितने भी स्टूडेंट्स भाई हमारे चैनल से जुड़ते हैं और वीडियो को देखते हैं, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए भी, जो पुराने हैं उनके लिए भी, आप सभी को ई बुक लेनी चाहिए। अब ये ई बुक क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये ई बुक है, इसके अंदर आपको 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको जैसे लेटर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी लेटर, एप्लीकेशन, आपके निबंध हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंतर्गत आती हैं भाई, और ये सारी चीज़ें आपको ई बुक में मिलेंगी। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली विधिवत आपको ई बुक के अंदर मिलने वाली हैं। मतलब कंपिलेशन, पूरा कंपाइलेशन आपको ई बुक में मिलेगा और इसका प्राइस सुनकर आप हैरान हो जाओगे। अगर आपको इंग्लिश की लेनी है, मैथ की लेनी है, साइंस की लेनी है, मेरे प्यारे साथी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। जिसको भी ई बुक लेना है मात्र 15 रुपये पे करके आप ई बुक ले सकते हो। देखो बहुत समय पहले मैंने इसका प्राइस 50 रुपये रखा था, पर आज के समय पर मैंने पांचों सब्जेक्ट का प्राइस 75 रुपये रख दिया है और ये सभी इंडिविजुअल है, मतलब अलग अलग आपको मिलेंगी। आप चाहो तो इंग्लिश की ले सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मैथ की ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। साइंस की ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। तो ये 3 पेपर आपके आने वाले समय में होने वाले हैं और अगर आप ये 3 विषय पर अच्छी पकड़ बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके बेहतर नंबर आ सकें, तो आपको ई बुक लेना ज़रूर चाहिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप जा करके ई बुक को ले सकते हैं, ठीक है। मात्र 15 रुपये प्राइस है, आप इजीली इसको ले सकते हो। इतना मिनिमम है कि 2 समोसे से भी कम प्राइस में ये ई बुक आपको मिल जाएगी। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जा करके वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अगर हम बात करें भाई पेपर की, सोशल साइंस का पेपर आपका जो कुछ ही घंटों में होने वाला है, ठीक है, उसके लिए आपको ई बुक नहीं लेना है, ठीक है। ई बुक अगर आपको लेना है प्यारे साथी तो मैं आपको बता देता हूँ, ई बुक आप लोग लेना ही चाहते हो तो आप इंग्लिश के लिए लेना, मैथ के लिए लेना, साइंस के लिए लेना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं, अभी समय है, मात्र ले लीजिएगा। 15 रुपये, मतलब 15 × 3 करोगे तो 15×3 = 45 रुपये में आप सभी लोगों को भाई 3 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाने वाली है। सोचिए 45 रुपये, मतलब 50 रुपये से भी कम सब्जेक्ट में, और इतनी चीज़ें मैं आपको दे दूंगा, आप खुश हो जाओगे देख करके। एक बार जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेक करिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपको पेपर में वर्णनात्मक क्वेश्चंस मिलेंगे,
जिसमें आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चंस और अगर हम आगे बात करते हैं भाई तो आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं भाई तो ये आपके 16 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के? 16 नंबर के। ठीक है, 16 नंबर में अगर हम बात करते हैं तो लघु उत्तरीय जो भी क्वेश्चंस हैं आपके सामने ये दिख रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपका है कॉर्न लॉ। अगर आपको कॉर्न लॉ के बारे में नहीं पता भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लेना। ठीक है, मुद्रण क्रांति, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं भाई। ये सारे क्वेश्चंस आप देख लो और स्क्रीनशॉट आप इन्हें कर सकते हो। देखो, मैं यहाँ पर तरीका भी बता देता हूँ। देखो, जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को आप लोग क्या करना, पेपर में एक पेज के अंदर उसका आंसर लिख के आना। ठीक है, एक पेज के अंदर उसका आंसर लिख के आना। और आंसर लिखने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं भाई। जैसे कि मान लीजिए आप लघु उत्तरीय क्वेश्चंस और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो उनको आप पॉइंट वाइज करना। जैसे कि मान लो पॉइंट वाइज का मतलब, जैसे मान लो पूछ दिया गया पेपर में कि मुद्रण क्रांति क्या है, तो आप लिखोगे मुद्रण क्रांति, फिर उसके बारे में लिखना प्रारंभ कर दोगे। फिर आपको जैसे बताया गया इसमें फ्रांसीसी क्रांति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो आप बताओगे फ्रांसीसी क्रांति पर इसका ये प्रभाव पड़ा, इसके पॉइंट्स, फ्रांसीसी क्रांति पर जो इसका प्रभाव पड़ा उसके पॉइंट्स। तो इस तरीके से पॉइंट्स वाइज क्वेश्चन का आंसर आपको करके आना है। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है उनका एक पेज के अंदर आपको एक आंसर करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आपके अर्थशास्त्र के, नागरिक शास्त्र के और आपके भूगोल के और आपके इतिहास के सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, टोटल आपको देखिए 8 क्वेश्चंस यहाँ पर 4 क्वेश्चंस आएंगे करने के लिए। टोटल 4 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हर क्वेश्चंस में 2-2 होंगे, अथवा में होंगे 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 में से कोई भी एक कर सकते हो आप पेपर में। ठीक है, तो ये लघु उत्तरीय हो गए। मैंने बताया कैसे करना है भाई, पॉइंट वाइज क्वेश्चंस करके आने पेपर में। एक क्वेश्चन 4 नंबर वाला लघु उत्तरीय प्रश्न एक पेज में करके आना है, इस बात को समझना। ठीक है, देखो, इसके बाद पेपर में आपको विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। कौन से क्वेश्चंस? विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं तो ये क्वेश्चंस के आंसर आपको 2 पेज के अंदर देने हैं। 2 पेज के अंदर आपको इनके आंसर देने हैं। 150 शब्दों में, मतलब भैया 2 पेज के अंदर आपको आंसर देना है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि लघु उत्तरीय में पॉइंट वाइज करने हैं, वैसे ही इसके आंसर भी आपको पॉइंट वाइज करके आने हैं। ओके, राष्ट्रवाद क्या है इसके बारे में बता दोगे। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में होने वाली जो सहायक परिस्थितियां, उनके बारे में बताओगे। ओके, बाकी सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो और इनको आप देख लीजिएगा, इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसके बाद देखो, पेपर में आपको मानचित्र वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पेपर में आपको भैया मानचित्र वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मानचित्र के लिए आप सभी को मैं चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं भाई, 5 नंबर इतिहास, 5 नंबर का क्वेश्चन इतिहास से आएगा। ठीक है, और 5 नंबर का क्वेश्चन आपको भूगोल से देखने को मिलने वाला है पेपर में। तो कुछ इस तरीके से आपका मानचित्र का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 9A आएगी। देखो यहाँ पर दे रखा 9A। यहाँ पर भारत के मानचित्र पर क्या करना है भाई, आपको ये 5 क्वेश्चन के आंसर दर्शाने हैं। ठीक है, इनको आप देख लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं भाई। ये सारे क्वेश्चंस आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और इनको आप देख लीजिएगा, पेपर से पहले तैयार करके ज़रूर से जाइएगा। और जिसके आपको मैं चलिए इसके आंसर भी बताता हूँ। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने किसान सत्याग्रह बिहार में नेतृत्व किया, तो किसान सत्याग्रह का जो बिहार में नेतृत्व किया था वह कहाँ पर किया था, तो भाई चंपारण में किया था। कहाँ पर? चंपारण में। ठीक है, तो पहले का आंसर ये हो जाएगा। वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो वह था भाई मद्रास। वह क्या था भाई? मद्रास। वह स्थान जहाँ चौरी चौरा का कांड हुआ, वह क्या था भाई? वह आपका था चौरी चौरा में ही हुआ था। चौरी चौरा कांड चौरी चौरा में ही हुआ था। ठीक है, और वह स्थान जहां 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया या फिर प्रारंभ किया, वह आपका क्या था भाई? साबरमती आश्रम। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, तो भाई सभी को पता है कि अमृतसर। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको भारत के मानचित्र में करने हैं। पेपर में आपको दिया जाएगा भारत का मानचित्र, उस भारत के मानचित्र में आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 भी आपको देखने को मिलेगी भूगोल से। यहाँ पर आपको भाई साहब भारत के मानचित्र पर भूगोल के क्वेश्चन करने हैं और भूगोल के क्वेश्चंस में हर क्वेश्चंस में अपना एक अलग चिन्ह आपको देखने को मिलने वाला है। जैसे कि गेहूं का एक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है भाई? आप सभी को पता होना चाहिए, यूपी, उत्तर प्रदेश। उसको आप लोग इस चिन्ह द्वारा दर्शाओगे।
अब भूगोल में हर क्वेश्चंस के लिए अलग अलग अपना एक चिन्ह होता है। भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइएगा। तो भारत में कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा भाई? कल्पक्कम, कल्पक्कम है, ठीक है, कल्पक्कम, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में, ठीक है। दूसरा दक्षिण भारत की एक नदी, तो दक्षिण भारत की एक नदी क्या मान लीजिएगा? कावेरी। तो कावेरी एक दक्षिण भारत की एक नदी है जिसको आप इस चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे। आ गया समझ में? तो ये 3 क्वेश्चंस रहे। इसके अलावा 2 क्वेश्चंस आपके, मतलब एक क्वेश्चन छूट गया है, हालांकि 5 क्वेश्चंस पेपर में आपको मिलेंगे, एक क्वेश्चन छूट गया है यहाँ पर। तो 5 क्वेश्चंस आपके भूगोल में, 5 क्वेश्चंस आपके इतिहास में, मानचित्र में, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा पेपर आने वाला है बोर्ड एग्जाम में भाई, सुबह आपको, है ना। तो उम्मीद है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। अब मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी भाई, आगे के जो भी पेपर आपके कैसे भी हुए भूल जाना है। अब आपको फोकस करना है कि आगे आने वाले इंग्लिश, मैथ और साइंस वाले पेपर पर, जिसको बेहतर नंबर लाना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने ई बुक के लिंक डाल दिए हैं, आप वहां से जा करके ई बुक को ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।